हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। आज हम आपके लिए लेके आएंगे सेकंड बुक का दूसरा लेक्चर। इससे पहले वाली वीडियो, जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी वीडियो प्ले लिस्ट में जाके हमारी वीडियो देख लें। यहाँ पर दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सेकंड बुक की एक एक वीडियो आपको मिलेगी, बिल्कुल कंप्लीट बुक। यहाँ पे आज जानेंगे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक आप लोगों ने पढ़ लिया था। जो अपवर्तनांक होता है वो दो माध्यमों में चालों का अनुपात होता है, बता दिया था मैंने। यहां पे जो आया निरपेक्ष अपवर्तनांक, नया शब्द जुड़ गया है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष का मतलब होता है निर्वात, यानी कि निर्वात में जिस किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो उस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ दो माध्यम होंगे आपके पास, पहला माध्यम होगा, दूसरा माध्यम। कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अब सघन में आएगी। पहला माध्यम है निर्वात होगा, और दूसरे माध्यम का आप अपवर्तनांक निकालेंगे। दूसरे माध्यम का जब अपवर्तनांक निकालेंगे तो यहाँ पे किसके सापेक्ष निकालेंगे, निर्वात के सापेक्ष। जब इस माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करोगे तो उस अपवर्तनांक को, उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो उसे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो उसे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। कोई पहला माध्यम है निर्वात, दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, आपका पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, हीरा हो सकता है। जब इस माध्यम का अपवर्तनांक आप ज्ञात करोगे, वो भी किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष ज्ञात करोगे, तो उस माध्यम का इस माध्यम का जो अपवर्तनांक आएगा उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष का मतलब होता है निर्वात। और यहाँ पे लिखोगे, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिर्फ स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे मान लेते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल v1 है और दूसरी v2। तो n बराबर आपने पढ़ा था, अपवर्तनांक बराबर पढ़ा था पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो पहला माध्यम तो यहाँ कौन सा रहेगा, निर्वात रहेगा। तो यहाँ पे n बराबर लिखोगे आप v1 अपॉन कितना, v2। v1 जो चाल है निर्वात है, v1 जो चाल है किसमें, निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। यहाँ लिख सकते हो आप, जो v1 है, v1 निर्वात में प्रकाश की चाल है, v1 जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है, और v2 माध्यम में प्रकाश की चाल है। यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ पे करता हूं n बराबर v1 जो है निर्वात में प्रकाश की चाल, और जो v2 है ये माध्यम में प्रकाश की चाल है, माध्यम में प्रकाश की चाल। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पे n = अगर लिखेंगे हम तो v1 निर्वात में प्रकाश की चाल जो हम c से दिखाते हैं, c जो है प्रकाश की चाल है, और v2 को हम जिस माध्यम में निकालेंगे, वाटर में निकालेंगे तो vw लिख सकते हैं, कांच में निकालेंगे vg लिख सकते हैं, हीरे में निकालेंगे vd लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे लिख लोगे आप माध्यम में प्रकाश की चाल, कोई से भी माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, ठीक है। यहाँ लिख लोगे जहां सी प्रकाश की चाल है, सी प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल है, जो सी बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो n बराबर आपका फार्मूला यहां से बन गया, n बराबर c/v। अगर यहां से वेलोसिटी v का मान निकालेंगे, चाल निकालेंगे, तो c/n हो जाएगा। यानी कि ये माध्यम में प्रकाश की चाल है। जिस किसी माध्यम में प्रकाश एंट्री करता होगा वहां पे जो अपॉन में क्या ले आओगे आप, n ले आओ। यहाँ जो चाल है v वो कैसे है, इसके अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे अगर चाल ज्यादा होगी इसका मतलब ये n जो है कम होगा। n का मान कैसे होगा, कम होगा। n का मान कम होगा, vn की चाल जो है ये कैसी होगी, ज्यादा होगी, चाल ज्यादा होगी। अगर n ज्यादा है तो चाल कम होगी, चाल ज्यादा है तो n का मान कम होगा। दोनों का 36 का आंकड़ा, यहाँ से एक पॉइंट आप लिख सकते हो, नोट पॉइंट करके NOT नोट डाल के लिखोगे अपवर्तनांक जो n है, n का मान अगर कैसा है, कम है, तो v का मान ज्यादा होगा। n कम है तो v का मान कैसा होगा, ज्यादा होगा। v का मान ज्यादा होगा यानी कि प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। प्रकाश की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। प्रकाश की चाल ज्यादा। अगर n का मान ज्यादा है तो v का मान कम होगा। v का मान कितना होगा, कम होगा। प्रकाश की चाल कम होगी, प्रकाश की चाल कम होगी। ये 2 पॉइंट है, आप लिख सकते हो यहाँ पे। अगर v का मान ज्यादा है तो n का मान अपवर्तनांक कम होगा। माध्यम विरल होता जाएगा, जितना ज्यादा n कम होगा उसका माध्यम जो है सघन विरल होता जाएगा, और n का मान ज्यादा है तो सघन होता जाएगा। तो यहाँ पे प्रकाश की चाल कम ज्यादा किस पर निर्भर करेगी, अपवर्तनांक पर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लोगे आप। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ हम माध्यमों में प्रकाश की चाल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 ज्ञात करेंगे, जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल कितना c/n हो जाएगा। v c/n हो जाएगा। जो v है जो जल में प्रकाश की चाल है, जिस किसी माध्यम की चाल निकालोगे उसमें माध्यम की चाल v है। n जो यहाँ दे रखा है हमारा, जो n है, n को लिखेंगे ANW। जल में प्रकाश, जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3 होता है। यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, VW लिख सकते हो। यहाँ पर जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। c का मान होता है 3 × 10⁸ होता है। अपॉन में कितना आएगा, 4/3 आएगा। 3 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, VW यहाँ पे कितना है, 3 × 9 हो जाएगा, गुणा 10⁸ हो जाएगा। अपॉन में 4 चल रहा है। इसे जब डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जल में प्रकाश की चाल है। जब कोई प्रकाश की चाल निर्वात से या वायु से किस में जाएगी, जल में जाएगी, तब ये जल में प्रकाश की चाल है। नंबर 2 यहाँ पे ज्ञात कर लोगे आप, कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल, v/c/n हो जाएगा। जो n है अपवर्तनांक किसका है, यहाँ कांच का लगेगा, ANG हो जाएगा। इसका होता है 3/2 सॉल्व। तो यहाँ पे ज्ञात करोगे VG, ग्लास में प्रकाश की चाल। C का मान होता है 3 × 10⁸ अपॉन n कितना हो जाएगा, 3/2। VG 2 पर सबसे मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, इंटू 10⁸ चल रहा है, अपॉन में 3 चल रहा है। 3 × 3 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा यहाँ पे। VG कितना हो जाएगा आपका, 2, ये 2 बार गया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये कांच में प्रकाश की चाल आ गई। हीरे में ज्ञात कर लोगे, हीरे में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, तो VD ज्ञात कर लोगे यहाँ पे, और हो जाएगा c/n, और जो n है आपका AND, इसका होता है 12/5। तो VD कितना हो जाएगा, c 3 × 10⁸ होता है, अपॉन में कितना हो जाएगा, n 12/5। 5 सबसे ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई 3 को हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपका। ये 15 × 10⁸, अपॉन कितना हो जाएगा, 12। इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 12 × 12 आएगा आपका, और 3 बचा, 12 दूनी 24 हो जाएगा,
12×5 = 60 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये 3 माध्यमों आपने प्रकाश की चाल निकाल ली, इनको याद कर लीजिए, इस प्रकार निकाल लोगे। इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आ गई आपकी। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रकाश को कांच की पट्टी पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय। तो यहाँ पे कोई कांच की पट्टी है जिसकी हम लंबाई ले लेते हैं L, स्मॉल l ले लेते हैं, इसकी लंबाई इतनी मोटी है और इसका अपवर्तनांक स्मॉल n। जब प्रकाश की किरण इसमें एंट्री करेगी, जब इससे पहले थी तो प्रकाश की चाल c थी, और जैसे इसमें एंट्री करेगी माध्यम में प्रकाश की चाल मैंने बताया b = c/n। जिस माध्यम में, तो माध्यम कौन सा है? ये कांच की एक परत है, इसको पार करने में, तो ये चाल जो हो जाएगी c/n हो। यहाँ पे लिखोगे हम माना कांच की पट्टी पार करने में लगा समय, स्मॉल t मान लेते हैं। और फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय हमने t ले लिया है और दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है? l है, और चाल इसके अपॉन में आ जाएगा। समय यहाँ आएगा, चाल यहाँ आ जाएगा। चाल कितनी है? c/n। n सबसे ऊपर जाएगा, t = कितना हो जाएगा? nL/c। प्रकाश को कांच की पट्टी पार करने में जो समय लगेगा nL/c। यदि यहाँ पर एक बात और लिख सकते हो आप, यदि दो पट्टी हो तो, और जिनका अपवर्तनांक भी कैसा हो? अलग अलग हो, तो पहली पट्टी के लिए t1 = कितना हो जाएगा? n1L1/c। c नहीं बदलेगा कभी, प्रकाश की चाल है। समीकरण नंबर 1 मान लोगे, t2 दूसरी समय, n2L2/ कितना हो जाएगा? c। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दोगे आप तो हो जाएगा कितना? अनुपात निकाल लो पहले इनका। समीकरण 1 और 2 को भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा? t1/ कितना? t2 = कितना हो जाएगा? n1L1/c n2L2/c। यहाँ दिखता नहीं होगा, इसमें नीचे इधर लिखता हूँ। समीकरण 1 और 2 को भाग कर दो, t1/t2 n1L1/c n2L2/c। c से c काट दोगे, हो जाएगा t1/ कितना हो जाएगा? t2 = कितना हो जाएगा? n1L1/n2L2। इनका अनुपात निकाल लोगे। यदि किसी प्रकार का समय बराबर हो जाता है, t1 और t2 दोनों बराबर हो, तो हो जाएगा n1L1 = हो जाएगा n2L2। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन है। एक छोटा सा क्वेश्चन लगाते हैं। प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाली 40 सेंटीमीटर मोटी कांच की परत को पार करने में लगा समय। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाली 40 सेंटीमीटर मोटी कांच की एक परत है, पार करने में कितना समय लगेगा? पार करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पे जो मोटाई दे रखी है वो L दे रखा है आपको। यह कांच की कोई परत है जिसकी मोटाई है 40 सेंटीमीटर। प्रकाश इसमें C/n प्रकाश की चाल होती है।
किसी माध्यम में, L बराबर तो आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करोगे और मान लेते हैं यहाँ समय जो अपवर्तनांक कितना है n 1.5, समय लगा है t और t बराबर आपने पढ़ा है कितना NL/c, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, n का मान कितना 1.5 गुणा L का मान कितना है 40 गुणा 10 की पावर -2 और c का मान है 3 गुणा 10 की पावर 8, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटा दोगे, एक 10 यहाँ लगा दोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 3 से काटो, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा गुणा 10 की पावर, इसको ऊपर लेके जाओ, 10 की पावर -2 पहले से, उसको ऊपर ले जाओ -8 हो जाएगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लोगे 2 गुणा 10 लिख लोगे और 10 की पावर इसको सॉल्व कर लोगे, 10 की पावर आएगा -10, एक प्लस का है यहाँ पे, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 1 घट जाएगा, यहाँ जब प्लस होगा प्लस का है, यहाँ माइनस के ज़्यादा है, 10 की पावर -9 सेकेंड। छोटा सा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण।